हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में आर ओ री एग्ज़ाम के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन हम बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत करेंगे। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ आ जाएगा। बहुत लोग इसको मिसलेनियस के अंतर्गत करते हैं, लेकिन ये एक तरह का साइंस ही है। और बूस्टर सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा के या फिर अपने हिसाब से। वैसे मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के देख के जाइएगा सारा। अभी तक 12-13 वीडियोस ही हुए हैं, तो उसको पूरा कर लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। ये जितने भी बूस्टर वाले नोट्स हैं या बाकी के भी जो कंप्लीट है रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट होता है, क्विज होता है, वो सब आपको आर ओ ग्रुप में और जो आर ओ पीसेस का कंबाइन वाला पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, जो कि पीसेस के एग्जाम तक चलेगा कंबाइन वाला ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप की डिटेल आप इस नंबर पर मैसेज करके उसको ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी में जो ये करंट अफेयर वगैरह है मंथली वाले, चाहे जो घटनासार हो गया, आई दृष्टि के, देखिए बहुत सारी आई दृष्टि और घटनासार में मैक्सिमम चीज़ें सेम है। तो 80% वाला जो पार्ट है वो कवर हो चुका जो एक्स्ट्रा है, और बाकी सब घटनासार वाले में ही सब कुछ मिल रहा था। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसकी लास्ट की जो है उसको हमने इसलिए नहीं कवर किया था कि सेम घटनासार में हो चुका था। और उसमें रिसेंट का बहुत ज़्यादा है, मतलब जून के लास्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो इतना करने का अगर आप घटनासार कर लेते हैं तो मैक्सिमम हो जाएगा। और मंथली करंट अफेयर कर लीजिएगा। और जितना 4 वीडियो आया है दृष्टि वाला, जिसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी रहती हैं वो उसमें कवर हो गया है दृष्टि का, वो चारों वीडियो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अगर हो पाएगा तो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे, मतलब ज़रूरी नहीं कि दृष्टि से दें, कुछ करंट अफेयर रिवीजन का एक वीडियो भी आएगा। विटामिन की बात करें, यहाँ पे विटामिन से हर बार क्वेश्चन होते हैं। ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ से कभी भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ये विटामिन से पीसीएस के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, सबका यहाँ पे रासायनिक नाम जरूर याद रखना है। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, इससे मतलब इसकी कमी से रतौंधी वगैरह हो जाती है। वर्णांधता एक जन्मजात आनुवंशिक बीमारी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ लिखा है। विटामिन B1 ये थायमिन है, रासायनिक नाम इसका। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। कई बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। B3 जो है ये नियासिन कहते हैं B3 को। B5 जो है पेंटाथेनिक अम्ल है। B6 पायरोडॉक्सिन है। B7 बायोटीन है B7। इसके अलावा B9 फोलिक अम्ल है B9। B11 ये सैलिसिलिक एसिड है B11 सैलिसिलिक एसिड या फॉलिक अम्ल इसको भी कह दिया जाता है। B12 साइनोकोबाल्मिन है, ये कोबाल्ट वगैरह की जो कमी होती है इसके थ्रू। तो जब एनीमिया की हम बात करें तो करते हैं तो B6 और B12 आता है, एनीमिया की कमी इसी से होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। B में कई सारे हैं, तो B वाला बहुत पूछा जाता है, ये सब इसके रासायनिक नाम क्या क्या है, जैसे बायोटीन वगैरह कई बार पूछा जा चुका है। पायरिडॉक्सिन पूछा जा चुका है। राइबोफ्लेविन, ये दोनों याद रहता है अक्सर लोगों को। बाकी का याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का है टेकोफेरॉल। और के का है फिलोक्यूनून। के फिलोक्यूनून, क्यूनून से के आप कर सकते हैं। ई का है टेकोफेरॉल। डी का है कैल्सीफेरॉल। सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। सी जो है विटामिन सी हमेशा एसिडिक चीज़ों में होता है, तो इसीलिए एसिड लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर पौधों की जड़ों में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो वो जड़ों में कौन कौन सा रहता है? तो राइजोबियम रहता है, ब्रैडी राइजोबियम रहता है। ये तत्व हैं जो इसमें रहते हैं, जीवाणु कह सकते हैं इनको, राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम। और मृदा में भी कुछ जीवाणु होता है जो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। पौधों की जड़ों में ये होता है, जो गांठें वगैरह होती हैं जड़ों में, उनमें ये पाया जाता है ये दोनों। और मिट्टी में ये पाया जाता है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लॉस्ट्रीडियम। ये सब एजोटोबैक्टर वगैरह आपने देखा होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन का पाचन का क्रम पूछा जाता है, इसको क्रम में अरेंज करिए। तो पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर मल त्याग होता है। इसका क्रम यही है, याद रखिएगा। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। उसके बाद जो है ये कैसे कैसे भोजन जाता है, पहले मुख में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर ग्रहणी में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदाद्वार के द्वारा जो अपशिष्ट होता है वो निकल जाता है। मुख में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन का काम है मंड को शर्करा में बदलना। मंड को स्टार्च जिसको कहते हैं, स्टार्च को शर्करा में क्या बदलता है? टाइलिन बदलता है, जो मुख में है। पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है हमारा, स्टार्च का पाचन मुख से होने लगता है। टाइलिन जो है मंड को शर्करा में बदलता है, और मुख में ही माल्टेज होता है। टाइलिन और माल्टेज कहाँ पे होते हैं? मुख में होते हैं। और माल्टेज का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। ये जरूरी नहीं है एक ही जगह एक एंजाइम पाया जाए, लेकिन मुख वाले यही दोनों हैं।
नेक्स्ट है आमाशय के एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो आमाशय में 3 एंजाइम हैं ये, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलना। उसके बाद रेनिन का काम है दूध के जो केसीन वाला प्रोटीन होता है, बच्चों में ये पाया जाता है रेनिन। ये जो बच्चे दूध पीते हैं उसको पचाने का काम, इसका जो दूध का प्रोटीन होता है केसीन, उसको पचाने का काम करता है रेनिन। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये रेनिन खत्म होने लगता है। लाइपेज उसके बाद फिर दूध वगैरह कम पचता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना। पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन बच्चे जो दूध पीते हैं उस केसीन प्रोटीन को पचाने के काम आता है। लाइपेज वसा को पचाने के काम आता है। ग्रहणी में भी पाचन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ पर 2 हार्मोन पाए जाते हैं ग्रहणी में, सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन का काम है ये एक उद्दीपक की तरह, ये एक हार्मोन है और ये उद्दीपक की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है पित्त रस श्रावण में। मतलब ये जब इसका उद्दीपन होता है तो पित्त रस श्रावित होता है। और दूसरा यहाँ पे है कोलोसिस्टोकाइनिन, ये जो है अग्नाशय में जो 3 एंजाइम होते हैं उनके श्रावण में ये मदद करता है। ग्रहणी में 2 हार्मोन हो गए, एक सिक्रेटिन एक कोलोसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन पित्तरस श्रावण में मदद करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन अग्नाशय के तीनों एंजाइम के पाचन में मदद करता है। अब अग्नाशय में 3 एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलना। जो प्रोटीन पेप्टोन में नहीं बदले हैं उनको पेप्टोन में बदलना, जो पेप्टोन में बदल चुके हैं उनको अमीनो अम्ल में बदलना। तो प्रोटीन पाचन का काम करता है सीधे सीधे ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है ये स्टार्च पाचन का काम करता है। जो बचे हुए जो मुख में भी पाचन होता है स्टार्च का, लेकिन जो बचे हुए रहते हैं एमाइलेज उसका जो है पाचन करता है अग्नाशय के थ्रू। फिर जो है लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। अग्नाशय में ही बीटा कोशिकाएं होती हैं जिससे इंसुलिन स्रावित होता है, ग्लूकोज का नियमन करता है। इंसुलिन जो है जिसको कम होने लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है जब वो डायबिटीज़ होती है तो ये जो है बीटा कोशिकाएं जो अग्नाशय में होती है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है जिससे ग्लूकोज कंट्रोल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर छोटी आंत सबसे ज़्यादा पाचन, पूर्ण पाचन यहीं पर होता है। सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, ये इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। जितनी तरह के भी प्रोटीन बचे हुए थे, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन वगैरह जो भी बचे हुए थे उस सबको अमीनो अम्ल में इरेप्सिन बदलता है। माल्टेज का काम होता है, यहाँ पर माल्टेज भी होता है छोटी आंत में, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज यहाँ पर होता है जो सुक्रोज को फ्रक्टोज व अंत में ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ पर लगभग चीज़ें जो वैसी वाली चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं, और जितना प्रोटीन टाइप की चीज़ें होती हैं वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। सुक्रेज जैसे यहाँ पर सुक्रोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। लैक्टेज जो है, लैक्टेज का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। यहाँ पे लाइपेज भी होता है जो कि वसा के पाचन का काम करता है। लाइपेज जहाँ पे भी होगा वसा का पाचन करेगा। जहाँ पे इन लगा होगा जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब चीज़ें होंगी वो प्रोटीन को पचाएंगी। तो ये एक चीज़ दिमाग में रखिएगा। और ये जो एज लगा रहता है, एज जितनी चीज़ें होंगी वो कोई भी चीज़ होगी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करेंगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सीकम जो है, यहाँ अपेंडिक्स में सेलुलोज पाचन होता है। सीकम में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है हमारा एक अवशेषी अंग है, उसका काम जानवरों में होता है सेलुलोज पाचन में, लेकिन हमारे शरीर में उसका काम नहीं है, कभी कभी वो दिक्कत ही क्रिएट करता है, तो पशुओं में होता है। बड़ी आंत जो है ये जल अवशोषण का काम करती है। यहाँ खाने का पाचन नहीं होता है बड़ी आंत में, केवल जल अवशोषण होता है। उसके बाद जो है अपशिष्ट जो बचता है वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में अवशेषीय अंग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अपेंडिक्स है, एक साइनस है, साइनस भी ये अवशेषीय अंग में ही आता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है साइनस। कोक्सिक्स ये एक है। अक्ल दाढ़ भी अवशेषीय अंग है। बाह्य कर्ण, कान का जो नीचेला भाग होता है। टॉन्सिल जो होता है ये भी अवशेषीय अंग में इसको लिया गया है। ये सारे जो है अवशेषीय अंग हैं हमारे शरीर के। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेंथिन के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का भी लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। देखिए, मिर्च वाला लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण, गाजर और प्याज वाला एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण। ये लाल रंग जो होता है मिर्च वाला वो कैप्सेंथिन के कारण, और तीखापन कैप्सेसिन के कारण। पपीते का पीला रंग कैरिक्वेजेंथिन के कारण। पपीते का पीला रंग कैरिक्वेजेंथिन के कारण। प्याज में भी कभी कभी पीला रंग आ जाता है, तो वो किसके कारण होता है, तो क्वेरसेटिन के कारण। खीरे की कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण।
हल्दी का पीलापन कुरकुमिन के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। आलू का हरा रंग जो है वो सोलेनिन के कारण होता है। मूली का तीखापन याद रखिएगा आइसोसाइनेट, हल्दी का पीलापन कुरकुमिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन। तो ये पूछा जा सकता है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। टिटनेस और डिप्थीरिया, काली खांसी, इन सब का जो टीका लगता है उसको कहते हैं डीपीटी का टीका। किसके किसके लिए लगता है? टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। तपेदिक के टीके को क्या कहा जाता है? बीसीजी। टाइफाइड का जो टीका रखता है उसको टैप बोलते हैं। तो ये टीके हैं कुछ। मस्तिष्क में भी क्या किसका काम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, दो होता है। अग्र वाले में सेरिब्रम होता है और डायन फिलेनान होता है। अब ये जो है याद रखना है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, ज्ञान, जितना बुद्धि होती है वो सब किसके कारण होती है? तो ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम में होती है, हमारे सेरिब्रम वाले भाग में। और ये ठंडा गरम किससे लगता है? तो ठंडा गरम हमें लगता है, ठंडा गरम, दर्द, ये सब थैलेमस के कारण थैलेमस में होता है, मस्तिष्क के थैलेमस में। भूख, प्यास, क्रोध, घृणा, प्यार, पसीना, ताप नियंत्रण, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। भूख, प्यास वगैरह ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होती है। उसके बाद एक आता है सेरिबेलम, पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है जो शरीर संतुलन का काम करता है। फिर मेडुला ऑब्लागेंटा, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं ये मैनेज करता है। मेडुला ऑब्लागेंटा पश्चिम मस्तिष्क में होता है। सांस लेना, खांसना, निगलना, आहार नाल क्रमाकुंचन, रक्तदाब, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो अपने आप होती हैं उसको कौन मैनेज करता है? मेडुला ऑब्लागेंटा। अब ये एकदम याद रखिएगा किसका क्या काम है। जब सारा बुद्धि उद्धि का काम सेरिब्रम करता है और ये जो थैलेमस है ये दर्द और ठंडा गरम का काम करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब, ये जो है पसीना वगैरह, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। नेक्स्ट है, अब ये देखिए जो रक्त बहता है हमारे शरीर में कैसे शुद्ध होता है, कहाँ जाता है। कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है कि अरेंज करिए, पहले रक्त कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, कैसे शुद्ध होता है। तो इसमें इसके थ्रू आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए 4 भाग में होता है हमारा हृदय, 4 कोष्ठ होते हैं इसके। एक दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है, ये बायां निलय है। जितना भी अशुद्ध रक्त है वो इधर बहता है, जितना भी शुद्ध रक्त है वो बाएं साइड में बहता है। शुद्ध वाला बाएं साइड में और अशुद्ध वाला दाएं साइड में। अब सबसे पहले ये जो है अग्र महाशिरा है ये वाली, और ये है पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के थ्रू जो अशुद्ध रक्त है वो आके सबसे पहले आता है कहाँ पर? दाएं आलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त पहले दाएं आलिंद में आया, फिर यहाँ पर वॉल्व बने होते हैं, इस वॉल्व के थ्रू ये दाएं निलय में आता है। दाएं आलिंद के बाद कहाँ गया? दाएं निलय में गया। उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी, जितनी भी हमारे शरीर में धमनियाँ होती है सब में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यही पल्मोनरी धमनी या हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहते हैं, दाएं नीले से जब इसमें रक्त जाता है तो ये अशुद्ध रक्त होता है। ये अपवाद है, सारी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त बहता है। और इसी पल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में रक्त जाता है जहाँ पे ये शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद ये एक जगह है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सिरा। ये पल्मोनरी सिरा के थ्रू हर सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यही एक अपवाद है कि पल्मोनरी सिरा में, ये वाली सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी सिरा में ये शुद्ध फ्रेश होने के बाद यहाँ आता है, और शुद्ध होने के बाद उसके बाद शुद्ध होके इसमें आता है बाएं निलय में। तो पहले दाएं आलिंद में गया, फिर दाएं निलय में गया, फिर इसके थ्रू पल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में गया, फेफड़े से यहाँ से आया, फिर पल्मोनरी सिरा के थ्रू बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद में जो है, बाएं आलिंद के बाद इस वॉल्व के थ्रू ये बाएं निलय में गया, बाएं आलिंद के बाद बाएं निलय में गया। उसके बाद ये एक महाधमनी इसको कहते हैं। महाधमनी में उसके बाद ये जो शुद्ध हुआ है अभी रक्त यहाँ फेफड़े से जब चला था तो शुद्धि होके चला था, तो शुद्ध होके ये पूरा जो है महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में पंप हो जाता है। तो ये एक है कि प्रक्रिया है इसकी, तो ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पहले ब्लड गया। दाएं आलिंद, दाएं निलय, उसके बाद पल्मोनरी धमनी, फिर फेफड़ा, फिर पल्मोनरी सिरा, उसके बाद बाएं आलिंद, फिर बाएं निलय, उसके बाद महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट है शौचालय में मूत्र की दुर्गंध किसके कारण होती है? तो अमोनिया के कारण। ताजे मूत्र की दुर्गंध किसके कारण होती है? यूरिनोड के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6 होता है। ये सब बात पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसके बाद जो है रोग के बारे में, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजारी, ये सब प्रोटोजोआ वाले रोग हैं। इसको आपने शायद कोई टेक्निक बनाई हो, उससे याद रखिएगा। बस यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिए। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार सब प्रोटोजोआ के हैं।
बैक्टीरिया वाले कौन कौन से? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, लेप्रोसी, सिफिलिस, ये सब जीवाणु वाले रोग हैं। और सबसे खतरनाक वाले जो हैं वो विषाणु वाले में जाते हैं। एड्स होता है, एड्स, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसोत, खसरा, ट्रैकोमा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ये सब विषाणु वायरस वाले रोग हैं। तो एकदम मतलब इसको देख लीजिएगा, कई बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा किस में क्या आ रहा है। बैक्टीरिया वाले में क्या क्या आ रहा है? निमोनिया देखिए इसी में आ रहा है, हैजा आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है, जो टीबी हो जाता है, क्षय रोग इसी में आ रहा है, डिप्थीरिया आ रहा है, टिटनेस आ रहा है, ये सब। और प्रोटोजो वाले में मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब होता है। नेक्स्ट है ये जो कैरोलस लीनियस ने इसको बांटा हुआ है। जगत होता है, फिर उपजगत होता है, फिर वर्ग होता है, उपवर्ग होता है, वंश होता है, फिर जाति होती है। जो पेड़ वगैरह होते हैं पौधों वाले जगत में, ये सब एक प्रक्रिया चलती है, या फिर जो बांटा गया है। तो सबसे पहला किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फिर जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है। हिंदी में याद रखिए, जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, वंश और फिर जाति। ये क्रम अरेंज करने को एग्जाम में पूछा जाता है। कैरोलस लीनियस ने इसको बांटा हुआ है। नेक्स्ट है पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पैलियोबॉटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी। सजीवों और उनके वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। मृदा और मृदा से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी। रुधिर सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का वायरोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीट का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। चींटियों का मिर्मेकोलॉजी। मत्स्य अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का सर्पेंटोलॉजी। उभयचर या सरीसृप जो होते हैं इसको हर्पेंटोलॉजी कहते हैं, इसके अध्ययन को। स्तनधारी और जो जीवों का अध्ययन जो है मैमोलॉजी कहलाता है। जैविक जगत के गुण सिद्धांत के आधार पर आधुनिक उपकरण बनाना, ये बायोनिक्स कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और थोड़ा टफ भी है, इसको देखिएगा। जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग से आधुनिक उपकरण बनाना, ये जो है बायोनिक्स कहलाता है। जीवधारियों का उनके वातावरण से जो संबंध होता है वो उसको कहते हैं बायोनोमिक्स। जीवधारियों का उनके वातावरण से संबंध जो होता है उसको बायोनोमिक्स कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये बायोनिक्स और बायोनोमिक्स क्या है? तो बायोनिक्स हो गया जैविक जगत के गुण सिद्धांत के आधार पर आधुनिक उपकरण बनाना, और बायोनोमिक्स हो गया जीवधारियों का उनके वातावरण से संबंध। नेक्स्ट है मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। पक्षी पालन को एविकल्चर। जलीय जीव संवर्धन को एक्वाकल्चर। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। सब्जियों की ओलेरिकल्चर। फलों की कृषि पोमोलॉजी कहलाती है। वन संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। इसके अलावा वन संवर्धन सिल्वीकल्चर के बाद अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। सहतूत की खेती मोरीकल्चर कहलाती है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर। खट्टे फल का संवर्धन सिट्रीकल्चर कहलाता है। फूलों फलों और सब्जियों मसालों की खेती, ये सब पूरा जो है ये हॉर्टिकल्चर कही जाती है। अब कुछ समस्थानिक है उनके उपयोग। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए होता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये रक्त कैंसर का पता लगाता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में यूज होता है। आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में होती है उसके इलाज में। फास्फोरस 32 इसका प्रयोग ल्यूकीमिया इलाज में किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग। और लोहा 59 का प्रयोग अरक्तता पता लगाने में होता है। तो ये है कुछ समस्थानिक और उनका प्रयोग। अब आवर्त सारणी के भी क्वेश्चन आते हैं, किधर से किधर जाने पे क्या बढ़ता है। तो दो चीज़ इसमें याद रखना है, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता। ये दोनों चीज़ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। जो आवर्त होते हैं वर्ग होता है तो उसमें जो है परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, और ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ये याद रखेंगे तो आपका पूरा जो है जितना भी है ये आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब इसका उल्टा रहेगा। दो याद रखना है, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, ये दोनों वर्ग में ऊपर नीचे से नीचे जाने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बाकी सब इसको उल्टा कर दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर
सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, ये सब पूछा जा चुका है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल होता है, और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटराइट अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, और फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ होता है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट कहते हैं इसको, FeSO4.7H2O। उजला थोथा में जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4 × 7H2O। फिर नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। देखिए, हरा कशिश फेरस सल्फेट, उजला थोथा जिंक सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, इसमें CuSO4 × 5H2O। हॉर्न सिल्वर AgCl कहलाता है, इसको फोटोक्रोमेटिक कांच में इसका प्रयोग होता है, हॉर्न सिल्वर का। प्राकृतिक गैस क्या है? तो मेथेन। प्राकृतिक गैस में मेथेन जो है 80% होती है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। प्राकृतिक गैस में मेथेन 80% होती है, ये भी याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस पे क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। CO+N2 जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, और CO+H2 जल गैस कहलाता है। प्रोड्यूसर गैस में CO के साथ N2 आ जाएगा, और जल गैस में CO के साथ H2 आ जाएगा। अब pH मान में का भी इसमें पूछा जाता है, pH मान को अरेंज करिए। 7 देखिए उदासीन होता है, 7 के ऊपर वाला जो होता है 1 2 3 4 5 6 ये सब अम्ल होता है, और 7 के ऊपर जो भी रहेगा वो क्षार होता है। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं यहाँ पर समुद्री जल का pH 8.4 है, जो कि 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय है। रक्त भी हल्का क्षारीय होता है 7.4। लार का pH होता है 6.5, जो कि हल्का अम्लीय होता है, मतलब हाईली अम्लीय होता है। फिर जो ये है हल्का, मतलब इसके अगर पास ही रहेगा तो हल्का माना जाएगा। अगर बहुत कम होता, जैसे नींबू वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है नींबू। तो यहाँ पे 6.5 होता है लार का। दूध का होता है 6.4। मूत्र का होता है लगभग 6। शराब का होता है 2.8 से 3.8 तक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर सिरका का होता है 2.4 से 3.4। नींबू का 2.2 से 2.4। अम्लीय वर्षा ये 5.6 से कम होती है, उसका अम्लीय वर्षा कहते हैं, जब उसका वो जो है पानी का pH 5.6 से कम होता है। तो ये याद रखिएगा, समुद्री जल का 8.4 है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अब ये रासायनिक नाम वगैरह पूछे जाते हैं। धावन सोडा, जो ये सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O। खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट है ये, NaHCO3। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2। सुहागा क्या है? इसको बोरेक्स कहते हैं रासायनिक नाम, Na2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O। ये सब पूछा जा सकता है कि बोरेक्स क्या है, सुहागा है। ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कह दिया जाता है, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, और NaHCO3 को खाने वाला सोडा कहते हैं। Na2CO3 को ये धावन सोडा कहते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ें, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो CaSO4 × 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट से बनता है ये। जिप्सम जो है ये भी CaSO4 × 2H2O है। यहाँ पे 2H2O होता है जिप्सम में, पानी का मात्रा, उसमें 1/2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोसेटिंग जो एक बार अपना मतलब वो अगर उसको गर्म कर दो तो पिघल जाता है, उसके बाद फिर दोबारा अपने शेप, मतलब शेप चेंज करने के बाद दोबारा अपने शेप में नहीं आता है, तो थर्मोसेटिंग कहते हैं। ये बेकेलाइट और मेलामाइन है, और थर्मोप्लास्टिक वाला दोबारा शेप में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है, वाहनों की हेडलाइट में होता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस यूज़ होता है, मोतियाबिंद के इलाज में होता है, दांत के डॉक्टर भी अवतल लेंस के प्रयोग से देखते हैं अंदर, तो ये अवतल लेंस का प्रयोग है। उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में होता है, वाहन के साइड में होता है उत्तल लेंस। ज्योतिष द्वारा हाथ देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। घड़ी के अंदर के भाग को देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल में सामान्य बातचीत होती है। शोर में बातचीत, जो जोर से बातचीत, ये 50 से 60 डेसिबल में। जेट विमान जो है ये 140 से 150 डेसिबल तक मतलब आवाज़ करता है। और ट्रक और जो ट्रैक्टर होते हैं वो 90 से 100 डेसिबल तक। सायरन की आवाज़ 110 से 120 डेसिबल तक होती है। हृदय की धड़कन जो है 0 डेसिबल इसकी आवाज़ होती है। फुसफुसाहट की आवाज़ 20 डेसिबल की होती है। घड़ी की आवाज़, जो घड़ी बोलती रहती है अगर सब कुछ शांत है तो, 30 डेसिबल। अस्पताल में जो साउंड होता है वो 74 डेसिबल इसका स्टैंडर्ड है ये। नेक्स्ट है विद्युत की जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उसमें आवृत्ति का क्रम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो ये एक क्रम होता है, ये क्रम याद रखिए। यहाँ आवृत्ति वाला याद रख लेंगे, तरंग दैर्घ्य वाला अपने आप याद हो जाएगा, उसी का उल्टा। आवृत्ति सबसे ज़्यादा गामा की, उसके बाद एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी किरणों की, फिर दृश्य प्रकाश की, फिर अवरक्त किरणों की, फिर माइक्रोवेव्स की जिसको सूक्ष्म तरंगे करते हैं, फिर रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। सर्वाधिक जिसकी आवृत्ति होगी उसकी बेधन क्षमता भी सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा चीरते हुए जाएगी। तो ये गामा की सबसे ज़्यादा बेधन क्षमता होती है। तो गामा हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर पराबैंगनी, दृश्य, फिर अवरक्त, फिर माइक्रो, फिर रेडियो तरंगे। उसी तरह तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की होती है। तो पहले गामा तरंग दैर्घ्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की, उसके बाद एक्स। आप एक याद रखिए, यही वाला क्रम याद रखिए, इसी का उल्टा कर दीजिएगा। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो। नेक्स्ट बात करेंगे दृश्य प्रकाश में। अब जो देखिए, जो बीच वाला था वो था दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में जितने भी हम रंग देखते हैं वो सब इसी दृश्य प्रकाश में आते हैं। इसी में बैजनी, पी नाला जो बोला जाता है वही है ये। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है बैंगनी रंग की और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। इसमें भी उल्टा चीज़ें होती है, जितनी आवृत्ति का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य। तो सबसे यहाँ पे घटते हुए आवृत्ति का घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? लाल रंग की, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य भी लाल रंग की होगी। तो यहाँ पर बैगनी रंग सबसे पहले, उसके बाद जामुनी, फिर नीला। इसमें बैजनी, पी नाला ये याद कर सकते हैं। बैजनी, पी नाला, इस तरह से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये आपको याद ही होगा, बस क्रम याद रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण क्या क्या होता है? तो आकाश का जो रंग नीला होता है ये प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण है। समुद्र का रंग नीला होता है, ये भी प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्योदय और सूर्यास्त इसके समय जो सूर्य का रंग लाल हो जाता है ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। अंतरिक्ष का काला रंग ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब अपवर्तन के उदाहरण देखते हैं। तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। और ये उदाहरण जो है, बाल्टी में जो सिक्का डालो ऊपर दिखता है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखना अपवर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण यहाँ पर हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जहाँ पे चमक वमक की बात आए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जहाँ पे पानी वानी में चीज़ें डालो वो उल्टा उल्टा दिखे तो वो सब अपवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक में रेगिस्तान मरीचिका हो गई, कांच का चटका भाग जो चमकीला दिखता है, पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखना, पानी में चमकते बुलबुले दिखना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। फिर जो उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उदाहरण इसलिए पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इस तरह से। तो प्रथम श्रेणी में जिसमें आलंब बीच में होता है, जैसे कैंची को पकड़ो तो बीच में एक जगह जुड़ी रहती है, एक तरफ कपड़ा रखो काटने के लिए, दूसरी तरफ हाथ से पकड़ा जाता है। तो उसमें एक तरफ भार होता है, एक तरफ आयास होता है। आयास मतलब जहाँ पकड़ा जा रहा है, और आलंब वो चीज़ है जहाँ पे वो जुड़ा हुआ है बीच में। तो कैंची, पिलास, हैंडपम्प, शीश झूला। शीश झूला वही है जिसमें हम एक तरफ बैठो दूसरी तरफ ऊपर उठता है, दूसरी तरफ बैठो उधर ऊपर उठता है, तो वो जो है शीश झूला उसको कहते हैं। तो कैंची, पिलास, हैंडपम्प, शीश झूला ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, जिसमें आलंब बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है, जैसे सरौता एक किनारे से जुड़ा हुआ रहता है, एक तरह से हाथ पकड़ो बीच में सुपारी रखो, तो इसमें भार बीच में आ गया, सुपारी बीच में आ गई। तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढूंढने वाली गाड़ी, ये सब द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तृतीय श्रेणी में आयास बीच में रहता है, मतलब पकड़ा बीच में जाता है। तो इसमें जो है चिमटा हो गया या फिर हाथ, चिमटा और हाथ जो है ये तृतीय श्रेणी के उसमें उदाहरण में आ गए। ये सब उदाहरण वाला पूछा जाता है।
यंत्र और उसके सिद्धांत क्या किस पे आधारित है? भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ट्रांसफार्मर और डायनेमो की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। टेलीविजन की जेएल बेयर्ड ने। भारी जल की यूरो ने, उसके बाद जो है यूरे ने। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने की थी, जिसको सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। डायोड वाल्व की खोज फ्लेमिंग ने की थी और ट्रायोड वाल्व की फॉरेस्ट ने की थी। डायोड वाल्व फ्लेमिंग, ट्रायोड वाल्व फॉरेस्ट। फोटोग्राफी की धातु में फोटोग्राफी की खोज नीप्से ने की थी। रमन प्रभाव सीवी रमन ने खोजा था 1928 में। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा जब लगाई जाती है तभी पानी निकलता है, यांत्रिक ऊर्जा निकलती है। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तभी आवाज़ उधर जाती है, विद्युत के रूप में ट्रांसफर होती है। फिर लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जब लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो तेज से लोगों को सुनाई देता है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो ये एक कुछ बेसिक चीज़ें थी साइंस की, और इसमें से ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं जब एग्जाम में आता है, तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ये सारे बूस्टर वाले नोट्स या यही साइंस ही पूरा अच्छे से भी पूरा और डिटेल में भी दिया गया है, वो सब जो है आपको आरओ ग्रुप वाले ग्रुप पे या फिर जो आरओ पीसीएस का कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करके ग्रुप पे डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। बूस्टर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।